नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। कुंभा का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी था। उसका युग केवल राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि से ही महान नहीं था, वरन उसकी उपलब्धियां अन्य क्षेत्रों में भी थी। वह कलाकारों का संरक्षक था, विद्वानों का आश्रयदाता था, स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था, संगीत और स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसने मेवाड़ के साहित्य को समृद्ध बनाकर विभिन्न कलाओं का समुचित विकास किया। राणा कुंभा ने दुर्ग, राजप्रसाद, मंदिर, स्तंभ तथा जलाशय बनाने की परंपरा को अपनी स्थापत्य कला का केवल आधार ही नहीं बनाया, बल्कि इसमें धार्मिक तथा सामरिक सुरक्षा की भावनाओं का समन्वय कर इसे और भी अधिक उपयोगी बनाया। दुर्गों में कुंभा ने साम्राज्य की सुरक्षा तथा सैनिक शक्ति की सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए अनेक दुर्गों का निर्माण कराया तथा प्राचीन दुर्गों की मरम्मत करवाई। मेवाड़ राज्य के 84 जो दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के दुर्गों का नवीनीकरण किया। कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो उल्लेखनीय है। कुंभा ने ये जो दुर्ग है वो अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। इस दुर्ग के निर्माण का जो शिल्पीकार था वो मंडन था। ये दुर्ग जो था पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग में एक तालाब भी बनवाया गया। कुंभा ने दुर्ग के चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर मजबूत दीवार तथा सुदृढ़ द्वारों का निर्माण करवाया। कुंभा दुर्ग के जिस भाग में निवास करता था वह कटारगढ़ कहलाता था। दुर्ग में कई मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो कुंभा की युद्ध कला और स्थापत्य रुचि का एक बेजोड़ नमूना है। अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी शाखा पर स्थित यह जो दुर्ग है, एक ओर तो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता था, तो दूसरी ओर कुंभा की सामरिक योग्यता का ज्वलंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। ये इस तरीके से कुंभलगढ़ का दुर्ग दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप उदयपुर जाएं तो जरूर देखें कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये कुंभलगढ़ की प्राचीर, सुदृढ़ प्राचीर। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ही सुंदर है। कभी चित्तौड़ जाएं तो जरूर देखें। ये अचलगढ़ का दुर्ग जो कि कुंभा के द्वारा बनवाया गया। कुंभा ने मेवाड़ के पश्चिम भाग में ऊंचे पहाड़ पर एक अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया है। इस दुर्ग में रहने और खेती करने तथा पानी की सुविधा का अभाव था। ये पूर्ण रूप से सामरिक उद्देश्य से बनाया गया था। ये पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा राज्य की पश्चिमी सीमा तथा सिरोही के बीच तंग रास्तों की सुरक्षा के लिए सिरोही के पास बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। कोलन तथा बदनूर के निकट बैराट के दुर्गों की स्थापना की गई। भीलों की शक्ति पर अपना अंकुश बनाए रखने के लिए भूमठ क्षेत्र में अनेक दुर्ग बनाए गए। सभी दुर्गों के निर्माण की जो व्यवस्था है वो राज्य की पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के संबंध में थी। तो ये किले का जो निर्माण कराया गया था वो राज्य की पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते बनाया गया था। राजप्रसाद कुंभा के समय में राजप्रसादों के भग्नावशेष जो मिलते हैं वो कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिलते हैं। इन प्रासादों में यानी महलों में सौंदर्य की अपेक्षा सादगी और उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकतर राजप्रासाद जो है वो विशाल कक्षों, सुंदर झरोखों तथा ऊंची छतों से युक्त हैं, और इसमें जो गवाक्ष भी हैं यानी खिड़कियां भी इन प्रासादों की विशेषता रही है। कुंभा के समय जैन, विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, जो कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रतीक है। इन मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर और चित्तौड़गढ़ का कुंभशाम का मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर में तक्षण कला तथा उस काल के जनजीवन की व्यवस्था, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर कलाकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा चित्तौड़गढ़ का जो कुंभशाम मंदिर है वो पंचायतन शैली का है, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। ये रणकपुर का जैन मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है। कुंभशाम का जो मंदिर है वो श्रृंगार चंवरी का मंदिर अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। एक लिंग जी का मंदिर बनवाया तो बप्पा रावल ने था, परंतु कुंभा ने इसके खंडित भाग को नया बनवाकर मंडप, तोरण और ध्वजादंड और कलशों से इसको अलंकृत किया। एक लिंग जी मंदिर के पूर्व में कुंभ मंडप नामक स्थान का उन्होंने निर्माण करवाया। ये कुंभाशाम मंदिर है।
जिसको मीरा मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में है ये। एक लिंग जी का मंदिर है जिसकी मरम्मत का काम कुंभा ने करवाया है। और कुंभा ने स्तंभों का भी निर्माण करवाया था। स्तंभ कला की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित विजय स्तंभ प्रमुख हैं। विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य 1439 से 1459 ईस्वी तक चला। इस मीनार के जो सूत्राधार जो थे वो जेता थे। उसके पुत्रों नापा और पुंजा ने भी इसके निर्माण में सहयोग किया। ये 120 फीट ऊंचा, कहीं 122 फीट ऊंचा भी मिलता है, तो 30 फीट चौड़ा है। इसका मध्य भाग चपटा है। इसमें कुल 9 खंड यानी 9 मंजिल है और प्रत्येक खंड में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस स्तंभ को हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रहालय भी कहते हैं। ये विजय स्तंभ है, ये बहुत ही सुंदर है। कभी चित्तौड़गढ़ जाए तो जरूर इसमें जाकर आए। कीर्ति स्तंभ है। कुंभा के काल में संगीत कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। वह स्वयं उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। कुंभा ने संगीत के क्षेत्र में 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें संगीत मीमांसा, संगीत राज और रसिक प्रिया प्रमुख है। कुंभा ने संगीत रत्नाकर की टीका लिखी, चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। एक लिंग महात्म्य की रचना राणा कुंभा ने की, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। वह स्वयं वीणा बजाने में भी निपुण था। रसिक प्रिया का पूरा ग्रंथ सुधा प्रबंध भी कुंभा की रचना बताई जाती है। कामराज रतिसार नामक ग्रंथ के सृजन का श्रेय भी कुंभा को ही दिया जाता है। कुंभा एक अच्छा नाटककार भी था। उसने 4 नाटक भी लिखे थे। इन नाटकों से ये प्रमाणित होता है कि कुंभा को मेवाड़ी भाषा के अलावा संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था। कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण का भी अच्छा ज्ञाता था और वह विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके दरबार में मंडन नामक शिल्पी शास्त्री रहता था, जिसने वास्तुकला के संबंध में मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, राजबल्लभ, वास्तु मंडल आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन का भाई नाथा जो था वो भी शिल्पी शास्त्री था। उसने वास्तु मंजरी लिखी। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धारिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका ग्रंथों की रचना की। और कानाभ्यास जो था वो कुंभा का एक वैदिक कवि था। कुंभा के समय जैन विद्वानों ने सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव के नाम से जो उल्लेखनीय, उन्होंने धार्मिक तथा काव्यात्मक रचनाओं और द्वारा उस युग की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। इसके अलावा विविध विषयक विद्वान, ज्योतिषी, चिकित्सा शास्त्री, ये सभी जो थे वो कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कुंभा की मृत्यु कैसे हुई? कुंभा के जीवन के अंतिम दिनों में कुंभा जो था वो मानसिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है विक्षिप्त हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। तो ऐसी अवस्था में कुंभा के बड़े पुत्र उदा, जिसे उदयकरण भी कहा जाता है, उन्होंने सिंहासन पर अधिकार करने का निश्चय किया। और एक दिन कुंभा कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित महादेव मंदिर है, वहां पर ईश्वर भक्ति कर रहा था। तब उदा ने पीछे से राणा पर कटार से वार करके 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। कुंभा जो था वो एक पराक्रमी शासक था और उसने न केवल विरासत में मिले राज्य की रक्षा की, अपितु उत्तर पूर्व में उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। उन्होंने अपने समय के शक्तिशाली मालवा और गुजरात सुल्तानों तथा मारवाड़ के राठौड़ों के निरंतर आक्रमण के विरुद्ध अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए उसका विस्तार किया। कुंभा महान प्रजापालक और धर्म सहिष्णु शासक था। उसने अपने प्रजा की सुविधाओं और राज्य के हितों के लिए बहुत से अच्छे कार्य किए। वह उसका जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी था। जिस समय वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, उस समय मेवाड़ जो था वो आंतरिक अव्यवस्था का शिकार बना हुआ था। तो उस समय कुंभा ने बड़े धैर्य और साहस से आंतरिक उपद्रवों का दमन किया, मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभाव क्षीण किया, कमजोर किया, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को विफल किया। ये कुंभा की सैनिक प्रतिभा और योग्य नेतृत्व का ही प्रमाण है। कुंभा जो था वो कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसने पड़ोसी शत्रुओं को कभी संयुक्त मोर्चा बनाने का अवसर नहीं दिया और यही कारण है कि मालवा और गुजरात के सुल्तान कुंभा के विरुद्ध समझौता करने के बाद भी संयुक्त होकर कुंभा से नहीं लड़ सके। कुंभा को व्यावहारिक राजनीतिक कहा जा सकता है। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया कि शत्रु अचानक आक्रमण करके मेवाड़ की स्वतंत्रता को कोई संकट पैदा नहीं कर सके। उसने कभी अपनी मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार नहीं किया। डॉक्टर रुपेंद्रनाथ डे का मानना है कि कुंभा के काल में मेवाड़ जो है वो एक शक्ति के रूप में उदित हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। थैंक यू।